हेलो बच्चों, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एपेक्स केमिस्ट्री बाय ज़फ़र इस्माइल। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, एसएन रिएक्शन के बारे में। लेट अस स्टार्ट। एसएन के बारे में पहले से आप जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा ये प्रोसीड किया जाता है। एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करके किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रिएक्शन देखते हैं कौन कौन से कंपाउंड्स में होती है और किन किन कंडीशंस में होती है। रिप्लेसमेंट होता है इसमें ऑफ वन न्यूक्लियोफाइल बाय अनदर। तो एक न्यूक्लियोफाइल को दूसरा न्यूक्लियोफाइल आकर रिप्लेस करता है। और ये रिएक्शन मेनली जो है मुख्य रूप से एल्किल हैलाइड्स में होती है, RX एल्किल हैलाइड्स में। इसके अलावा ये रिएक्शन एल्कोहल में भी हो सकती है, ईथर में भी ये रिएक्शन पॉसिबल है। लेकिन मेन डिस्कशन जो है एल्किल हैलाइड में होगा, क्योंकि ज़्यादातर रिएक्शन ये एल्किल हैलाइड्स में होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी जनरल रिएक्शन देखते हैं। जनरल फार्मूला एल्किल हैलाइड का RX है। इसमें अलग से कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इसको हटाएगा, रिप्लेस करेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा RNU प्लस X-। इसमें से ये बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो जाता है और न्यूक्लियोफाइल आके इस R पे आके अटैच हो जाता है। एसएन रिएक्शन की पहचान है। इसमें हम RX को रिएक्टेंट कह सकते हैं या इसको हम लोग सबस्ट्रेट कहते हैं, सबस्ट्रेट। बाकी ये सिंबल आप जानते हैं, न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है। तो चलिए कुछ हम एग्जाम्पल लिखते हैं एसएन रिएक्शन की। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3CH2Br। इसमें हम OH माइनस रिएक्शन करवा के रिएक्शन पूरी कर सकते हैं। CH3CH2OH प्लस Br माइनस। तो रिएक्शन बड़ी साफ है, बहुत क्लियर है। एसएन रिएक्शन की पहचान आप देख रहे हैं, Br माइनस रिप्लेस्ड बाई OH माइनस। इसमें हम अलग अलग तरह के रिएजेंट्स मिला सकते हैं। जैसे हम इसमें NH3 मिला सकते हैं, तब भी रिएक्शन उसी तरह से होगी, CH3CH2NH2। साइड प्रोडक्ट इसका ज़रूर बदल जाएगा, साइड प्रोडक्ट इसका बन जाएगा HBr। ऐसे दिखने वाली सारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, दूसरा आके लग जाता है। तो ये तो जनरल रिएक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे एसएन रिएक्शन वास्तव में दो टाइप की होती है। एक होती है SN1 रिएक्शन और एक होती है SN2 रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। SN1 क्या होता है, SN2 क्या होता है, कब SN1 रिएक्शन होगी, कब SN2 होगी, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो समझते हैं SN1 रिएक्शन किन किन कंडीशंस में होती है, उसको आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 नाम क्यों पड़ा, तो ये रिएक्शन के आधार पे पड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। रिएक्शन की कंडीशन के हिसाब से हम लोग नाम SN1 रखते हैं। ये नाम एक्चुअली काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ नाम है, केमिकल काइनेटिक्स से। वन जो ये नाम है, वन, आपने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन काफ़ी जानते हैं, आप लोग पढ़ा हुआ है पहले से आपने। SN1 रिएक्शन, ये वन नाम वहीं से आया हुआ है। वन मतलब यूनिमॉलिकुलर नाम, एक नाम सुना था आपने, फर्स्ट ऑर्डर का नाम सुन चुके हैं आप। तो ऐसी रिएक्शन जिसका जो रेट होता है, जिसका रेट ऑफ रिएक्शन केवल सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, उसको हम SN1 का नाम देते हैं। यानी ऐसी रिएक्शन जिसका रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट। तो ये एक रेट लॉ जो जानते हैं पहले से, रेट लॉ से हम लोग एक्चुअली 1 और 2 का नाम रखते हैं। इसके हिसाब से देख सकते हैं पावर 1 है, तो इसको ज़रूर आप कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। इसको हम यूनिमॉलिकुलर कह सकते हैं। और अभी आपको हम अलग से इसके मैकेनिज्म बताने वाले हैं। ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स में होती है। तो चलिए इसकी मैकेनिज्म को समझते हैं, ये रिएक्शन कैसे प्रोसीड होती है। सबसे पहले क्या होता है, इसमें RX बॉन्ड पहले हेट्रोलिटिकली ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद R+ इंटरमीडिएट बन जाएगा, इसमें से रिमूव हो जाता है X-। ये इंटरमीडिएट R+। सेकेंड स्टेप में फिर इसमें जाकर
न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, फाइनल प्रोडक्ट आपका बन जाता है ReNew। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन है, देख रहे हैं, स्टेप 1 स्टेप 2। ये R+ जो है ये रिएक्शन का इंटरमीडिएट है, और ये इंटरमीडिएट R+ आप अच्छे से पहचानते हैं, कार्बोकैटायन है, R+ यानी कार्बोकैटायन। और पहला स्टेप ध्यान रखिए स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। तो ये एक सिंपल सी मैकेनिज्म है SN1 की। न्यूक्लियोफाइल बाद में अटैक करता है, पहले RX बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, R+ बनता है इंटरमीडिएट जो कि कार्बोकैटायन जिसको आप कहते हैं। फिर सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और रिएक्शन ही कंप्लीट होती है। तो रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, पहले लिख चुका हूँ मैं। स्टेप 1 ध्यान रखिए स्लो और रिवर्सिबल होता है, और ये रिएक्शन प्रोसीड होती है थ्रू इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं। ये तो जनरल टाइप की रिएक्शन हो गई, कुछ एग्जांपल लिखते हैं। SN1 से रिएक्शन होती है, उसके प्रोडक्ट किस तरह से बनते हैं वो देखिए आप। एग्जाम्पल देखिए, CH3 CH2 Br OH-। अगर ये रिएक्शन SN1 के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, SN1 के द्वारा प्रोडक्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर मैकेनिज्म से जाएंगे हम तो इसको हम प्रोसीड ऐसे करेंगे। पहले सबसे पहले Br को हटा देंगे। Br को हटाने के बाद जैसे हमने कहा कार्बोकैटायन बनने वाला स्टेप स्लो और रिवर्सिबल होता है। सबसे पहले इसमें इंटरमीडिएट बन जाएगा CH3 CH2+ जो कि कार्बोकैटायन है, और फिर इसमें बाद में अटैक हो जाता है न्यूक्लियोफाइल OH- का, रिएक्शन प्रोसीड करके फाइनली CH3 COH बना लेगी। कहने का मतलब ये रिएक्शन 2 स्टेप के थ्रू जाएगी। फर्स्ट स्टेप बाय प्रोड्यूसिंग कार्बोकैटायन, और जैसा हमने कहा इसका पहला स्टेप स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है। तो ये तो जनरल रिएक्शन हुई। और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। CH2Br SN1। तो स्टेप वाइज करने में टाइम लगता है। एग्ज़ाम में आपको जल्दी से प्रोडक्ट लिखना है, मतलब इसमें टाइम वेस्टेज नहीं करना है। तो SN1 के द्वारा अगर जाना है तो आप जानते हैं Br हटेगा, कार्बोकैटायन बनेगा जिसमें कार्बन पे प्लस आएगा, ये प्राइमरी नेचर का है। आप जानते हैं जब भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए उस कार्बोकैटायन की डिग्री को बढ़ाते हैं, स्टेबल कार्बोकैटायन बनाते हैं। उसके लिए हमने आपको बताया भी था, चाहे आप हाइड्राइड शिफ्ट करिए, मिथाइल शिफ्ट करिए, फिनाइल शिफ्ट करिए। जैसा कि दिखाई दे रहा है यह कार्बन प्राइमरी है जबकि ये कार्बन टर्शरी है। तो लगता है कि पहले प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा जिसको हम ट्रांसफ़र करके टर्शरी में लाएंगे, और फाइनली मेजर प्रोडक्ट बनेगा। आप समझ सकते हैं OH यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे लगेगा। तो रिएक्शन डायरेक्टली आप कंप्लीट करिए बाय SN1। CH3 यहाँ पे लग जाएगा OH, और ये प्रोडक्ट जो बना हुआ है इसको ज़रूर आप मेज़र कहिए, और ये कह सकते हैं बाय हाइड्राइड शिफ्ट। तो ऐसे और एग्जांपल्स देखिए SN1 के द्वारा। सपोज ये एक और एग्जांपल है। साइक्लिक में भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे CH3 Br OH- और SN1। तो इसमें आपका टोटल फोकस SN1 में कार्बोकैटायन पे रहता है। तो कार्बोकैटायन फोकस करिए, ब्रोमीन हटाइए, कार्बोकैटायन देखिए, और ये अगल बगल देखिए क्या इसकी डिग्री को हम किसी और तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो ये है सेकेंडरी, ये है सेकेंडरी, और ये है टर्शरी। तो लगता है कि हम सेकेंडरी कार्बोकैटायन को ट्रांसफ़र कर लेंगे टर्शरी में, और वहीं पे OH लग जाएगा। तो इसका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा आपका CH3, यहाँ पे लग जाएगा OH। तो ये समझ सकते हैं प्रोडक्ट कैसे बन रहे हैं। हम केवल मेजर प्रोडक्ट की बात यहाँ पे कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल इस तरह के पॉसिबल हैं, और एग्जाम्पल चाहे आप देख लीजिए रिंग टाइप में। सेम कंडीशन, तो इसमें भी देख सकते हैं बहुत आसानी से। सपोज करिए यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है,
सेकेंडरी है, जो इधर जाएगा तो प्राइमरी और यहाँ आएगा तो टर्शरी। तो डेफिनेटली आप टर्शरी पे OH को अटैच करेंगे, CH2 CH3 OH। तो रिएक्शन बस दिमाग में ये रहना चाहिए कि हम SN1 में कार्बोकैटायन बनाते हैं और कार्बोकैटायन जैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी टाइप का बनता है तो उसको अगल बगल हम कार्बन देखते हैं, टर्शरी है तो टर्शरी पे लाते हैं और प्रोडक्ट वहीं से हम लोग बना लेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, SN1 के लिए रिएक्टिविटी कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे। तो रिएक्टिविटी देखने का तरीका SN1 में क्या होता है, ध्यान रखिए, वह एल्किल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिससे बनने वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल हो। बहुत सारे एल्किल हैलाइड्स दिए रहेंगे, कंपाउंड्स दिए रहेंगे, उनमें SN1 के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा आपसे। तो ध्यान रखिए, वह कंपाउंड जल्दी रिएक्शन करता है जिसका कार्बोकैटायन जो बने उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो। आप जानते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हो, टर्शरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी सबसे अधिक होती है, इसलिए SN1 के लिए टर्शरी की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सवाल इसमें आता है वो है रिएक्टिविटी का। फॉर SN1 तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे R3CX R2CHX RCH2X एंड CH3X। डिग्री के हिसाब से आप अच्छे से पहचानते हैं, इसमें R 3 बार है एल्काइल ग्रुप 3 कार्बन, ये टर्शरी हो जाएगा। R 2 बार है, ये सेकेंडरी कार्बन है। R 1 बार है प्राइमरी और ये मेथिल है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया फॉर SN1। इसके अलावा हो सकता है एग्ज़ाम में, ये NCERT का ही है, RF दिया जाए, RCl दिया जाए, RBr दिया जाए और RI दिया जाए। तो इन चारों में भी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हम तय कर देते हैं। तो इसमें अगर ऑर्डर बनाएंगे हम लोग तो इसमें चूँकि R सब में कॉमन है इसलिए इसमें हैलोजन के द्वारा डिसाइड करेंगे। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में आप जानते हैं आयोडीन का रिप्लेसमेंट बहुत आसानी से होता है, लंबाई ज़्यादा होती है, बॉन्ड जल्दी टूटता है। इसीलिए हम कह सकते हैं, इसमें बोला जाता है कि आयोडीन सबसे आसानी से हटता है, RI ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि आयोडीन को हम इजीली रिप्लेस करेंगे, लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड जल्दी टूटता है, इसीलिए I को हम बेटर लिविंग ग्रुप कह सकते हैं, बेटर लिविंग ग्रुप। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के ऑर्डर हम और बना के दिखाते हैं आपको SN1 के लिए। तो इसमें हम डिग्री से तो नहीं तय करेंगे, इसमें हम तय करेंगे रिएक्टिविटी फॉर SN1 कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के आधार पे। देखिए ब्रोमीन हटेगा, यहाँ प्लस आएगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ब्रोमीन हटेगा, यहाँ प्लस आएगा, कॉन्जुगेशन है यहाँ पे पाई के साथ, और यहाँ से ब्रोमीन हटेगा तो यहाँ प्लस आएगा, जो दोनों पाई के साथ कॉन्जुगेशन है, यानी इसका जो कार्बोकैटायन आगे चल के आएगा वो ज़्यादा स्टेबल है। वह कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिसका बनने वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो Br हटने के बाद यहाँ प्लस आएगा, आप देख सकते हैं दोनों तरफ से कॉन्जुगेशन है, यानी कि इसका कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, जल्दी बनेगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा ये। तो SN1 में बस एक ही बात का ध्यान देना है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कुछ एग्जाम्पल मैं NCERT का ले रहा हूँ, उन्होंने कुछ और एग्जाम्पल दिया, ध्यान दीजिएगा इसको। ये NCERT का एग्जाम्पल है, तो बहुत आसानी से इनको पहचान सकते हैं। ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, लेकिन इसमें देख सकते हैं इसमें ये ग्रुप जो लगाए हैं इसका प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा काम करेगा, इसलिए कार्बोकैटायन को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ये ऑर्डर बनता जा रहा, देखिए SN1 रिएक्शन के लिए। इसके अलावा आप देखिए C6H5 CHBr C6H5 C6H5
CH BR CH3 C6H5 CH2 Br। तो ये ऑर्डर बड़ी आसानी से आप पहचान ले रहे हैं। SN1 के लिए रिएक्टिविटी, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद इसका भी बनेगा, स्टेबल होगा लेकिन इससे कम होगा पहले वाले से, और इसका सबसे कम होगा। तो SN1 में रिएक्शन जो होता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर कंपाउंड्स के द्वारा बनने वाले कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के आधार पे हम लोग बता सकते हैं। तो चलिए मैं एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछता हूँ। बहुत अच्छा। क्वेश्चन है मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1। तो SN1 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चंस। पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन। आंसर टिक करिए आप लोग। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव SN1 के लिए आंसर टिक करिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से हम लोग तय करेंगे। तो देखिए ये है सेकेंडरी और ये है टर्शरी, और यहाँ ब्रोमीन हटेगा, प्लस आएगा, प्लस पाई में कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन आप जानते हैं कंपाउंड को स्टेबलाइज करता है, कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करता है। लेकिन ये सबसे अलग एग्जाम्पल है। इसमें Br हटने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इस तरह का CH3NH CH2+, और इस पे लोन पेयर होने की वजह से कॉन्जुगेशन होगा, और ये कॉन्जुगेशन इतना ज़्यादा होता है कि इसकी स्टेबिलिटी इवन पाई प्लस वाले कॉन्जुगेशन से भी ज़्यादा होती है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन है, आप जानते हैं, उसको भी वो डोमिनेट करता है, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन, जैसा कि मैंने बताया काइनेटिक्स से जुड़ा हुआ नाम है। SN2 यानी बाईमोलिकुलर सेकेंड ऑर्डर। इसका रेट सबस्टेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा। इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, रिएक्शन एक स्टेप में होती है। सेकेंड ऑर्डर बाईमोलिकुलर और सिंगल स्टेप। और अगर इसके रेट ऑफ रिएक्शन की बात किया जाए तो इसका रेट केवल डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा। सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। चलिए मैकेनिज्म इसके लिखते हैं। देखिए RH, इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना और X का हटना दोनों एक साथ होता है। तो ये बॉन्ड आप जानते हैं ना, पोलर है, यहाँ डेल प्लस होगा, यहाँ डेल माइनस होगा। ये सामने से अटैक नहीं कर पाता क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन होगा, इसलिए इसमें अटैक केवल और केवल बैक साइड से होता है, और ये बैक साइड से अटैक होकर इसको फिर धीरे धीरे रिप्लेस कर देता है। तो इसमें इंटरमीडिएट तो नहीं होता, लेकिन अटैक को समझने के लिए एक बीच में डायग्राम बनाया जाता है जिसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ये बस अटैक को समझने के लिए बनाया जाता है, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं TS, और फाइनली ये कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। यहाँ से प्रोडक्ट आपका बन जाता है NuR, फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें वास्तव में अटैक केवल बैक साइड से होता है, और ये स्टेप में कोई गिनती नहीं होती इसकी कि 2 स्टेप हुआ। ये केवल अटैक का डायरेक्शन दिखाने के लिए बनाया जाता है ट्रांजिशन स्टेट। अदरवाइज इसका रिप्लेस होना और इसका आना दोनों एक साथ होता है। ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, कोई कार्बोकैटायन नहीं बनता। तो इसका मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ यहाँ पे, देखिए आप। CH3Br
OH माइनस SN2, OH CH3 प्लस Br माइनस। तो देख सकते हैं हमने OH को पीछे लगाया हुआ है, बैक साइड से लगाया हुआ है, क्योंकि इसमें अटैक बैक साइड से हुआ होगा। चलिए इसको थोड़ा सा मैकेनिज्म के द्वारा समझ लेते हैं। अटैक इसका देखिए, ये बॉन्ड पोलर है, ये ब्रेक होगा और इसका अटैक बैक साइड से। तो इसका ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे हम लोग बना सकते हैं इस तरह से, डॉट डॉट करके Br डॉट डॉट करके OH, और ये अनस्टेबल होता है। ध्यान रखिए, NCERT में मेंशन किया है अनस्टेबल, ये कोई इंटरमीडिएट नहीं होता, केवल एक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, अनस्टेबल होता है। वैसे भी जानते हैं कार्बन का बॉन्ड 5 बन नहीं सकता, पेंटावैलेंट नहीं होता है। फाइनली ये ब्रेक कर दिया जाएगा, यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा इस तरह से। तो रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। सबसे बड़ा सवाल आता है इनकी रिएक्टिविटी का। तो रिएक्टिविटी हम लोग कैसे तय करेंगे? इसमें रिएक्टिविटी देखने का तरीका अलग होता है। इसमें रिएक्टिविटी सिर्फ एक ही आधार पर तय करते हैं, OH का अटैक जितना फास्ट होगा रिएक्शन जल्दी करेगा ये, और फास्ट अटैक करने के लिए यहाँ पे क्राउडिंग कम होना चाहिए। क्राउडिंग को हिंड्रेंस कहते हैं, क्योंकि ग्रुप अगर बहुत बड़े साइज़ के हैं तो अटैक में प्रॉब्लम होगी, धीमा अटैक करता है। तो कहने का मतलब रिएक्टिविटी इसमें जब डिसाइड करते हैं फॉर SN2, तो केवल एक ही क्राइटेरिया लगता है हिंड्रेंस के आधार पे, और जानते हैं ये इन्वर्सली रिलेशन होगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस, स्टीयरिक हिंड्रेंस। तो आपको समझ जाना चाहिए, अगर मिथाइल हो, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्शरी हो, तो इसमें मिथाइल में हिंड्रेंस सबसे कम है, SN2 के लिए रिएक्टिविटी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करते हैं तो मिथाइल हैलाइड को हम सबसे आगे रखेंगे, उसके बाद जनरल फार्मूला लिखा जाए, प्राइमरी को रखेंगे CH2X, उसके बाद सेकेंडरी को रखते हैं R2CHX, और लास्ट में टर्शरी को रखेंगे R3C और X। तो आसानी से ऑर्डर आप बना सकते हैं फॉर SN2। सेकेंडरी है, ये टर्शरी है। तो इसमें हिंड्रेंस के आधार पे हम लोग ऑर्डर तय करते हैं। चलिए कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल करते हैं इसके आधार पे। Most reactive for SN2, most reactive for SN2, CH3CH2Br, twice CHBr, CH3CH2I, मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN2। तो एक आंसर केवल चुनना है, इसमें ऑर्डर का सवाल नहीं है, हिंड्रेंस भी देखना है और हैलोजन को भी देखना है। तो पहली बात तो रिप्लेसमेंट की बात आती है, तो ब्रोमीन से आसानी से आयोडीन को हटाया जाता है, तो आयोडीन वाला आंसर होना चाहिए। दूसरी बात हिंड्रेंस देखा जाए, SN2 में हिंड्रेंस कम होना चाहिए, क्राउडिंग कम होना चाहिए। इन दोनों में आप देख सकते हैं इसमें हिंड्रेंस कम है, इसलिए आपका आंसर ये रहेगा। तो बड़ी आसानी से आप सवाल का आंसर दे सकते हैं। चलिए एक सवाल और लिखते हैं। लिस्ट रिएक्टिव फॉर SN2। तो सबसे कम रिएक्टिव पूछा है इस बार आपसे, अलग अलग आंसर है, देखिए। लिस्ट रिएक्टिव फॉर SN2। सबसे कम रिएक्टिव SN2 के लिए
तो ये सिंपल है। सबसे बड़ी बात है ये सारे प्राइमरी टाइप के हैं। तो अभी आप डिस्कस करके आ रहे हैं इन तीनों में, अगर पहले तीनों में देखा जाए तो तीनों में इसमें कार्बन 1 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हिंड्रेंस ज़्यादा है, SN2 के लिए सबसे कम रिएक्टिव, ये SN2 के लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव। लिस्ट पूछा है तो इन तीनों में सबसे कम तो ये रिएक्टिव है अगर SN2 की बात करते हैं। लेकिन लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में अलग रीज़न है। एक्चुअली ब्रोमीन के ऊपर लोन पेयर है और लोन पेयर और पाई में ये पहले से कॉन्जुगेशन रहता है, तो इस कॉन्जुगेशन की वजह से यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिससे हम इस ब्रोमीन को हम हटा नहीं सकते आसानी से, ये हट नहीं पाता है। तो इसमें हिंड्रेंस का पैरामीटर नहीं देखना है, देखना है पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता आसानी से। इसलिए लेस रिएक्टिव तीसरा नहीं बल्कि चौथा है। और ये कंपाउंड आप पहले से जानते हैं, इनको विनाइल कंपाउंड कहते हैं, विनाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं। और याद रखिए विनाइल जो हैलाइड्स होते हैं, विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल क्लोराइड, इनकी रिएक्टिविटी SN1 SN2 दोनों के लिए कम होती है। इसमें हिंड्रेंस की बात नहीं देखनी है, स्टेबिलिटी भी नहीं देखनी है, बल्कि देखना है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये तो रिएक्टिविटी की बात हो गई SN2 के लिए। अब हम सीधे बात करेंगे कंपेयर करने के लिए कि रिएक्शन किन किन परिस्थितियों में SN1 होता है और किन परिस्थितियों में SN2। तो कंपैरिजन थोड़ा देख लिया जाए SN1 और SN2 को। कंपेयर SN1 एंड SN2। तो देखिए SN1 SN2 जब कंपैरिजन किया जाएगा तो इनका जो कंपैरिजन होता है अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग होता है। एक तो एल्किल लाइट देखकर हम लोग तय कर सकते हैं। जैसा आपने देखा टर्शरी की रिएक्टिविटी SN1 के लिए सबसे ज़्यादा थी, क्योंकि टर्शरी का कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल था। SN2 के लिए मिथाइल ज़्यादा रिएक्टिव है, प्राइमरी ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि SN2 में हिंड्रेंस कम होना चाहिए। दोनों में रिएक्टिविटी का ऑर्डर बिल्कुल उल्टा है। तो एक डिग्री वाइज पहले देखा जाए कंपाउंड वाइज, तो टर्शरी हो, सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो और अगर मेथिल हो, तो इसमें 100% यानी थर्ड में तो टर्शरी में तो 100% रिएक्शन SN1 होगी। NCERT में लिखा हुआ है कि इसमें SN2 होने का चांस 0% रहता है, 0%। और इसमें 100% रिएक्शन ओवर, हम तो कह रहे हैं कि प्राइमरी तक भी कंडीशंस होती है रिएक्शन की वो SN2 लायक होती है, क्योंकि प्राइमरी में भी हिंड्रेंस कम होता है। लेकिन जहाँ तक सेकेंडरी की बात आती है तो रिएक्शन इसमें SN1 और SN2 दोनों हो सकती है, दोनों होने की संभावना रहती है। टर्शरी है तो आप आँख बंद करके SN1 लगाइए, SN1 फेवरेबल होता है, चांस ज़्यादा होता है। प्राइमरी मेथिल में SN2 होता है, लेकिन सेकेंडरी में दोनों चांस होता है। ये डिपेंड करता है अब कि सेकेंडरी में SN1 होगा रिएक्शन की SN2, ये डिपेंड करता है और सारी चीज़ों पे, जैसे न्यूक्लियोफाइल कैसा है। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ध्यान रखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो SN2 को फेवर करेगा, वीक न्यूक्लियोफाइल है तो SN1 को फेवर करेगा। इसके अलावा सॉल्वेंट भी तय करते हैं। प्रॉब्लम यही सेकेंडरी में आती है तय करने में, SN1 या SN2। तो इसमें आपको बता देते हैं सॉल्वेंट तय करते हैं। हाँ, दोनों रिएक्शन ध्यान रखिए, दोनों रिएक्शन पहली बात अकर होती है पोलर सॉल्वेंट में। अब देखिए पोलर सॉल्वेंट में दोनों रिएक्शन होती है, SN1 SN2 दोनों, लेकिन पोलर में भी दो तरह का सॉल्वेंट होता है। एक होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर एप्रोटिक। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक, NCERT में दिया हुआ है वाटर, एल्कोहल, एसिड्स एक्सेट्रा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में याद रखिए रिएक्शन फेवर करती हो SN1 को फेवर करती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। लेकिन अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन होता है, एसीटोन, DMF डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, और एक सॉल्वेंट होता है DMSO जिसको हम डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड कहते हैं। अगर ऐसे सॉल्वेंट हैं एसीटोन या DMF या DMSO, इनमें रिएक्शन फेवर करती है SN2 को। तो जब भी इनमें रिएक्शंस दिया रहेगा तो एरो बना देगा, एरो के ऊपर
एसिटिक एसिड लिख देगा, अल्कोहल लिख देगा, वाटर लिख देगा, तो आपको SN1 के द्वारा रिएक्शन पूरा करना है। अगर एरो के ऊपर DMF बना देता है, एसीटोन बना देता है, DMSO बना देता है, तो रिएक्शन SN2 के माध्यम से जाएगी। तो ये लगता है कि रिएक्शंस को हम लोग कंडीशंस के हिसाब से बता सकते हैं कब SN1 होगा, कब SN2 होगा। एक और दो एग्जाम्पल आपको करा दूँ मैं, अच्छे एग्जाम्पल्स, वो देख लीजिए। CH2I, Cn-, यहाँ पे हम ब्रोमीन लगा लेते हैं, OH भी लगा के कर सकते हैं रिएक्शन Cn-। तो इसमें रिएक्शन थोड़ा देखना पड़ेगा कि Cn- क्या दोनों को हटा पाएगा या एक को हटा पाएगा। तो देखिए आयोडीन पर लोन पेयर है, लोन पेयर और इसके पाई में कॉन्जुगेशन, ये डबल बॉन्ड, इसको हम हटा नहीं सकते, ब्रेक नहीं हो पाएगा क्योंकि पाई 3 पाई और लोन पेयर में कॉन्जुगेशन है, जबकि ये ब्रोमीन आसानी से रिप्लेस हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट आपका बन जाएगा ये, यहाँ जाएगा CH2Cn। तो ये कुछ SN रिएक्शन के एग्जाम्पल रहे। SN रिएक्शन के वाला अगले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। तो मेरे चैनल एपेक्स केमिस्ट्री बाय ज़फ़र इस्माइल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एलिमिनेशन रिएक्शंस।